हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस में। और CSIR नेट जून 2021 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर आपका इस बार CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है विद LS और JRF, अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। Many congratulations to all of you guys who have qualified CSIR net June 2021 exam. And today in this session we have a very special guest of MATCAM classes online course student, Mr. Tanmay Datta, who has secured all India rank 12 in this CSIR net exam in JRF category. तो इस बार तन्मय सर की जो रैंक आई हुई है वो रैंक आई हुई है 12 रैंक। इनके जो मार्क्स थे 12 रैंक में जो इनके मार्क्स थे वो मार्क्स थे 142.5 इनके मार्क्स थे। इन्होंने एग्ज़ाम में अराउंड 170 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसके बाद इनके 142.5 मार्क्स बने। साथ ही साथ मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स की हेल्प से इनकी गेट 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 81। सो गेट में इनकी रैंक 81 है और JRF CSIR नेट में इनकी रैंक 12 है। तो आज हम लोग तन्मय दत्ता सर से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अपने पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने किस तरीके से इतनी अच्छी रैंक क्वालिफाई करी और हम क्या क्या चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस में। और आज आप सभी के साथ हम जुड़े हुए हैं आकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के साथ। हमारे साथ मैटकेम के स्टूडेंट तन्मय दत्ता सर हमारे साथ इस कनेक्ट हुए हैं। और इस बार CSIR नेट जून 2021 का जो एग्जाम हुआ था उनमें सर की रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 12 विद JRF। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी की पूरी मैटकेम टीम की तरफ से एंड पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से सर को बधाई देना चाहता हूं। सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट अचीवमेंट। और एक बार सर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सारे जितने भी ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स हैं CSIR नेट के गेट के, और अलॉन्ग विद दिस एक और भी बात, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है कि सर की इस बार गेट 2022 केमिस्ट्री में जो रैंक है वो है 81। सो आफ्टर क्लियरिंग द गेट एग्जामिनेशन JRF में भी इनकी रैंक CSIR नेट JRF में भी इनकी रैंक 12 रही है। सो एक बार हम लोग सर से बात करते हैं। सर प्लीज एक बार अपने बारे में सारे के सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आपने मतलब आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से आपने इस तैयारी को स्टार्ट किया। यस सर, सो आई एम तन्मय दत्ता। मैं रहता हूँ मुंबई महाराष्ट्र में। प्रॉपर एक सबर्बन सिटी है अंबरनाथ, थाने डिस्ट्रिक्ट में, वहां रहता हूँ। सो मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे स्पेंड की है। तो मैंने 12th साइंस भी यहाँ से किया एंड देन मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री फ्रॉम KJ सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स विच इज इन विद्या विहार, वहां से की है। सो जैसे ही इनिशियली मैं CSIR नेट और गेट और ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके ज्यादा सीरियस नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था मुझ में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने नेशन वाइड एग्जाम्स में क्रैक कर सकूंगा। सो मैं इतना सीरियस नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन ड्यूरिंग आवर लॉकडाउन जब बहुत फ्री पीरियड मिला तभी थोड़ा ये हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि विदाउट गेट नेट या फिर विदाउट PhD कुछ शायद आगे कर नहीं सकूंगा मैं, एक रिस्पेक्टेबल जॉब या कुछ मिलेगा नहीं। सो मैंने जस्ट स्टार्ट किया पढ़ाई करना, थोड़ा थोड़ा यहाँ से, ये चैनल से वो चैनल से, सब जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया। सो मैंने एक्चुअली प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट किया जनवरी 2021 में। सो ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया है। सो वहां से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट, आप तैयारी कर रहे थे? हाँ, जनवरी 2021 से प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो मैं इनिशियली छोटे मोटे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स जो मुझे ज्यादा पसंद थे, मैं मोस्टली फोकस उसमें ही किया क्योंकि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक थी। तो मैं मोस्टली उसमें फोकस किया एंड वो सब चैप्टर्स पढ़ के मैं फरवरी 8 2021 का गेट 2021 का एग्जाम दिया था। सो जैसे ही वो एग्जाम का रिजल्ट आया और मैं देखा मैं क्वालिफाई हो गया, ऑल्दो मेरा रैंक था कुछ 2100 समथिंग, लेकिन जस्ट वो क्वालिफिकेशन का टाइम देख के एक साल में आपने अपनी रैंक को 2000 से 81 में गेट में कन्वर्ट कर लिया। और वो आपने जो एग्जाम दिया था वो विद इन 1 मंथ, आपने 1 मंथ प्रिपरेशन करके दिया? हाँ, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि कितना अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, उसलिए मैं जस्ट वो एग्जाम दिया था। तो इस यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो यहाँ से एक बात सर स्टूडेंट्स के बीच में जरूर आएगी
कि कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री जो थी वो पहले से काफी स्ट्रांग रही होगी, क्योंकि एक मंथ के अंदर ही गेट को क्लियर करना। तो क्या आपने इससे पहले किसी भी तरीके की कोई तैयारी करी थी, या फिर क्या ऐसा मतलब रोल रहा है जिसकी वजह से आपके जो एकेडमिक्स थे या फिर जो आपकी केमिस्ट्री थी पहले से स्ट्रांग थी, उसके बारे में कुछ बताइए। एकदम सच्ची बोलूँ तो मैंने ना जैम की प्रिपरेशन की, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिफोर गेट मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की, ना मुझे मैंने जेईई दी थी क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने सिर्फ मेरे कॉलेज के एग्जाम और सिर्फ मेरे कॉलेज का सिलेबस पढ़ा था इनिशियली, लेकिन लॉकडाउन में तो सब भूल गया था मैं, तो मैं जस्ट वही रिवाइज किया और थोड़ा एक्स्ट्रा एमसीक्यू बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा ज्यादा पढ़ा मैंने। 1 मंथ में मेरा बहुत कम सिलेबस कवर होता है, ऑलमोस्ट जस्ट 30% हुआ रहेगा, मोस्टली सब ऑर्गेनिक बैकग्राउंड के। सो वही सिलेबस पढ़ के मैं जस्ट टेस्ट करने गया था कि एग्जाम के टाइम एंजाइटी कैसी होती है, वो सिचुएशन कैसा होता है, कैसे मैं याद कर सकूंगा वो सब, क्या आंसर्स मैंने जो याद किए थे मैं बराबर रिकॉल कर सकूंगा कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए मैं गेट 2021 देने गया था। सो उसमें क्वालिफिकेशन देख के मैं खुश हो गया और फिर मैं और ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से करने लग गया। बिल्कुल, अगर एक महीने के अंदर अगर इतना रिजल्ट आ जाता है तो अपने मन से एक जोश आता है कि नहीं, अगर अच्छे से तैयारी करी जाए तो हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो आपका एक साल था, क्या आपने कोई एक स्पेशल प्लान को फॉलो किया, या फिर मतलब कुछ ना कुछ अपने डेली टारगेट्स रखे, वीकली टारगेट्स रखे, मंथली टारगेट्स रखे, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया? वो एक साल जो था वो आपने क्या प्लान किया था, या फिर वो एक साल में किस तरीके से तैयारी आपकी चली पूरा, अगर देखा जाए? क्योंकि जून में एग्जाम होने वाला था, तो आपने हो सकता है पहले जून का टारगेट रखा होगा, फिर उसके बाद जो 6 मंथ का टाइम रहा उसमें अपने आप को कैसे मैनेज किया आपने? तो थोड़ा ये साल को थोड़ा सा इलाबरेट करके बताना चाहेंगे तो काफी तो मैंने कंप्लीट ईयर का टारगेट नहीं रखा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतना लंबा स्टैमिना रख सकूंगा, इतना 1 ईयर तक कॉन्स्टेंटली रोज पढ़ सकूंगा। तो मैंने छोटे छोटे टारगेट्स रखना चालू किए। सो मैंने जो भी एग्जाम दिखता था मुझे, जिसमें भी मास्टर्स इन केमिस्ट्री का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता था, जैसे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, टीआईएफआर, बीएआरसी, महाराष्ट्र सेट, जो भी ऐसे एग्जाम्स दिखते थे, मैंने ये ईयर में ऑलमोस्ट 10 एग्जाम्स दिए रह गए। सो मैं ऐसा ऐसा हर एक एग्जाम का एक टारगेट रखता था। तो क्योंकि वो एग्जाम आने वाला है अभी 1 मंथ में या 2 मंथ में, तो मुझे रोज पढ़ना ही पड़ता था। तो रोज एक मोटिवेशन रहता कि अरे एग्जाम आने वाला, वो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं जस्ट सीएसआर के लिए सोचता था तो सीएसआर तो ऑलमोस्ट 1 ईयर दूर था, तो मैं लैक करता था कहाँ पे मेरा प्रिपरेशन। तो इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट्स रखना चालू किया। सो ऐसे ही एक एक छोटे छोटे एग्जाम्स क्वालिफाई करना चालू किया। जैसे जैसे क्वालिफाई होने लग गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग गया। तो इनिशियली जून में बात चली थी कि सीएसआर नेट का एग्जाम होगा, लेकिन सीएसआर नेट हुआ नहीं जून में। सो ऑलमोस्ट सितंबर ये एरिया में बीआरसी का एग्जाम था। सो मैं उसके लिए प्रिपेयर करने लग गया अच्छे से। एंड बीआरसी का रिजल्ट आया तो मैं बीआरसी का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था, तो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। देन मैं इंटरव्यू के लिए गया था बीआरसी। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले थे जो मुझसे बड़े थे यूजुअली, एंड उनके रैंक, गेट रैंक ऑलमोस्ट टॉप 5, सीएसआर नेट टॉप 5 ऐसे कैंडिडेट्स आए थे। तो उनसे इंटरेक्ट करके और ज्यादा अच्छा मोटिवेशन मिला, और ऐसा एक ये मिला कि हाँ भाई करना है अब, हाँ अपने को पढ़ना है पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। तो और बात फिर का ऐसे ही मैं, रिजल्ट कैसा रहा आपका? बात में क्या मतलब फाइनल मेरिट में नाम ले रहा? हाँ, बात के इंटरव्यू सिलेक्शन लिस्ट में मैं क्वालिफाई हो गया। ऑल्दो मैं इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हुआ, मैं एग्जाम क्वालिफाई हो गया था बीआरसी का। इंटरव्यू अच्छा था इंटरव्यू, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे पोटेंशियल वाले लोग आए थे वहां पे, जितने ही लोगों से मैं इंटरेक्ट किया था। बात का इंटरव्यू भी ऐसा होता है कि काफी सीखने को आपको इस इंटरव्यू में ही हाँ, मिलता है। एक्चुअली और वो मेरा जिंदगी का फर्स्ट इंटरव्यू था जहाँ पे 7 साइंटिस्ट सराउंड करके आपको बैठे थे, एंड वो इसमें माहौल में रिकॉल करना सब क्या लिखा क्या पढ़ा था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि मुझे इंटरेक्ट करने मिल रहा है इतने एमिनेंट पर्सनालिटी से, तो बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि साल भर की तैयारी की जगह आपने उस क्राइटेरिया के जो एग्जाम्स थे, मतलब जिनमें एमएससी इन केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करना था, पहली बात थी कि आपने वेरिएट नहीं किया कि एकदम ही बहुत अलग किसी कोर्स की तैयारी नहीं करी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी जो कि काफी ज्यादा डेविएट कर रहा हो। आपने सिमिलर सिलेबस वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करके 2-3 महीने में अपने आप को बूस्टर रखा। हाँ, सीएसआर नेट का ही सिलेबस, ये सब एग्जाम में वही सिलेबस है, सेम सिलेबस हाँ, है। तो बिल्कुल वही बिल्कुल। चीज मैं बार 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 पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट सीएसआर नेट के टाइम तक मेरा 8 रिविजन हो गए थे पूरे सिलेबस के। तो वही एक प्लस पॉइंट था आई फील। तो एग्जाम से पहले 8 बार रिवीजन किया था, तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा सेकेंडली जी जी जी।
हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है। तो सेकेंडली क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर अ टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं। सो ऐसा एक टाइम आ जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको आंसर्स याद हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो सॉल्व किया है, इसका आंसर ये आने वाला है। सो कुछ ऐसा ये नहीं था, चैलेंज नहीं हो रहा था। तो मैंने मैडकेम की टेस्ट सीरीज ली थी। एंड मैं इनिशियली मैं सोचा था देखते हैं क्या टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मे बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हो गए, लेकिन सारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा अच्छे थे। इतने मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, लाइक स्टीरियोकेमिस्ट्री में एनएमआर मिक्स करके क्वेश्चंस थे, और रिएक्शन मैकेनिज्म और एनएमआर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ऐसे सब बहुत चीजों को मिला के क्वेश्चंस बने थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो बहुत ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट था वो। मतलब पहले वो एक, आपने कोर्स को पढ़ने के बाद आपने टेस्ट सीरीज हाँ, की हेल्प से टेस्ट सीरीज क्वेश्चन ज्वाइन किया। प्रैक्टिस अच्छे से करी। हाँ, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया। जितना पढ़ा, इवन तो अगर कम भी पढ़ के हुआ तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना है। जितना हो सके उतना क्वेश्चन, मिनिमम 1000 to 2000 क्वेश्चन टोटल, इन टोटल करना तो चाहिए ही आपको। मिनिमम इतना क्वेश्चंस तो करना ही चाहिए। हाँ अच्छा, आपने ये मैं बता देता हूँ आप सभी को, यूट्यूब पर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सर ने अभी अभी अपनी एमएससी कंप्लीट करी है और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट गेट में ऑल इंडिया रैंक 81 एंड सीएसआईआर नेट में जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 12। और इसका जैसा कारण रीजन बताया कि उन्होंने अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखते हुए लगातार तैयारी को एकदम बूस्ट रखा। और आपने सीएसआईआर नेट के सिलेबस का कितना परसेंट अराउंड सिलेबस कवर किया था, या फिर क्या ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने स्किप किए, या फिर क्या ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट था जिसमें आप वीक थे? कई बार ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि मेरी फिजिकल अच्छी नहीं है, या फिर कई स्टूडेंट्स छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ देते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं कि हर सारे टॉपिक को कवर करके आते हैं। तो एक बार सिलेबस को आपने कैसे कवर किया था, और क्या आपका वीक था? प्रैक्टिस के लिए आपने बताया टेस्ट सीरीज को फॉलो किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके सर। सर सो इनिशियली मैंने सोचा था कि ऑर्गेनिक पे ही मोस्टली फोकस रखूंगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। लेकिन जैसे जैसे मैं टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन सॉल्व करते गया प्रीवियस ईयर का, तो मैंने रियलाइज किया कि कोई एक बैकग्राउंड को सिर्फ स्ट्रांग रख के बाकी सारे को थोड़ा वीक रख के नहीं होता है। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए, लेकिन फिजिकल के क्वेश्चन ईजी रहेंगे। सो अगर मैं फिजिकल पे ज्यादा फोकस, आई मीन सब तीनों फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा अच्छे से फोकस करना था। सो मैं इनिशियली मैंने ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस किया, लेकिन एज आई सेड कि मुझे 1 ईयर का टाइम था मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन था और सीएसआर का नेट का एग्जाम बहुत पोस्टपोन हुआ था। सो मैंने पूरा ही सिलेबस कवर कर दिया था, इंक्लूडिंग एनालिटिकल। सो ये इसका एक और रीजन ये था कि मुझे बीआरसी का इंटरव्यू देना था। सो बीआरसी का इंटरव्यू पे, एज यू नो, फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस दिया जाता है, एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मैंने फिजिकल के टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो वो एक पार्ट है जहां से मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव होना चालू हो गया था। जैसे आपके ही यूट्यूब चैनल के, आपके ही रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर्स देख के मैं बीआरसी का इंटरव्यू देने गया था, क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिविटी के बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। सो ऐसे ही सब जगह से मैं नॉलेज ये गैदर करके, बुक्स पढ़ के, थोड़ा थोड़ा करके, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। सो आपने एक तरीके से जल्दीबाजी ना करके, मतलब पूरे, एक तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा हमारे साथ चांस भी मिल गया कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो इस वजह से अपने मन से थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो ऐसे क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होती है कि 1 साल का कोई दिमाग लगा ले कि 1 साल बाद एग्जाम देंगे, तो मतलब 1 साल का टाइम मिलने की वजह से लगभग पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सीएसआईआर नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, और उसके लिए भले आपको कितना भी टाइम लगे, पहले आप सिलेबस को अच्छे से कवर करिए और उसके बाद एग्जाम दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर, अगला क्वेश्चन, आप जैसा हमें पता चल गया आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है। आपको मे भी अभी ना लग रही हो, लेकिन आप जैसे ही आगे जाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप समझ जाएंगे कि आप बाकी सबसे काफी यंग रहेंगे उस फील्ड में जहां पर आप पहुंचेंगे। स्ट्रेटजी के बारे में आपने बता दिया, कैसे फॉलो किया आपने ये बताया। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करिए, ये बहुत ज्यादा मतलब सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रहता है, हर कोई पूछता रहता है कि एग्जाम जो अटेम्प्ट किया जाए, वो अटेम्प्ट का क्या आपका मतलब प्लान था, किस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट किया था एग्जाम को, क्या उसकी कई बार प्रैक्टिस करी थी, क्या स्ट्रेटजी थी एग्जाम की? जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैडकेम के टेस्ट सीरीज के जो मेजर टेस्ट थे, और मेजर टेस्ट एंड माइनर टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है। तो मेजर टेस्ट में मैंने बहुत ज्यादा टाइम को
एज अ फैक्टर लेके मैं चला था, तो उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट ज्यादा फोकस वहां किया पर था। हमने ऑलरेडी सो 2.5 आवर का टाइम ही दिया था, अगर आपने हाँ देखा हाँ होगा हाँ, कम टाइम था ऑलरेडी। उसमें, तो उसलिए और ज्यादा फास्ट 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 सॉल्व करने पे फोकस किया था। सो सीएसआर नेट में मैंने मेजर फोकस यही किया था कि पार्ट सी फुल अटेम्प्ट करना है। चाहिए तो पार्ट बी और पार्ट सी कम रह जाए, सॉरी पार्ट ए बी और पार्ट ए कम रह जाए चलेगा, लेकिन पार्ट सी में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का एरिया था। सो वैसे ही हुआ मेरा। पार्ट सी में मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। सो उसमें से दो रॉन्ग हो गए, लेकिन तो मेरे को पार्ट सी में 100 में से मुझे 90 मिला। एंड पार्ट बी एंड पार्ट ए में मैंने जितना अटेम्प्ट किया था उसके हिसाब से ही मिला। तो पार्ट पार्ट ए बी के में क्वेश्चंस आपने, मेरे, हाँ, हाँ जी, हाँ सर आप बोलिए। पार्ट बी में आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए होंगे ऑन पार्ट एंड बी में एग्जाम? मैंने किए थे 25 क्वेश्चंस। ऑल्दो 35 करने थे, मैंने 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अगर तुक्का मारने चाहूंगा तो मुझे मेरा 100% नेगेटिव होने वाला है। तो मैंने जस्ट उतना ही किया था। मैंने इन टोटल सब मिला के 170 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसमें नेगेटिव जा जाके मेजरली मेरा एप्टीट्यूड क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए, क्योंकि इस बार सीएसआर नेट का पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर था जिसमें मैं अटेम्प्ट कर रहा था वो 3 बार बंद हो चुका था। मतलब ब्लैक ओके। स्क्रीन आ गया था, और मैं फिर टेंशन में आ जाता है कि अरे क्या हुआ, एग्जाम सेव हुआ कि नहीं। तो मुझे एटलीस्ट 3 बार यहाँ से वहां, वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया। हाँ, ओके, तो 3 बार उसमें बहुत सिर्फ ये स्ट्रेस आ किया गया था। गया, उसके बाद भी मतलब 12 रैंक लाए? हाँ, उसके बाद भी, हाँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर शट डाउन हो गया था। तो मुझे 2-3 जगह पे शिफ्ट किया गया, और जैसे ही आपको शिफ्ट करते हैं एक पेपर लाके देते हैं बहुत। जिसमें लिखा रहता है कि मुझे शिफ्ट किया गया, तो वो जगह पे 3 बार साइन करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे 3 जगह पे शिफ्ट किया गया। तो उसमें मेरा थोड़ा ऐसा ये हो गया था कि टाइम कम पड़ने वाला है, ये वो होने तो वाला है, तो बहुत स्ट्रेस आ गया डिस्टर्बेंस था। रहती है दिमाग में, वो तो आपने हाँ इसका तो मतलब प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर रखी थी एग्जाम दे देकर, हाँ वरना पहले अटेम्प्ट में ही इतना सब कुछ हो जाना तो काफी प्रॉब्लम रहती। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाँ, हमारे पास मेल आए थे, कॉल आए थे कि ऐसा इशू हुआ और उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन ऐसा सच्ची नहीं सर। है, अगर आप फोकस्ड हैं, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो आपको कितना भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, मेनली हमें दिमाग हमारा पूरा एग्जाम में ही लगा हाँ रहता है। एक्चुअली तो हाँ। मतलब आपने जो टाइम था वो कुछ फिक्स कर रखा था कि 1.5 घंटे में सेक्शन सी, 1 घंटे में हाँ सेक्शन बी? सर, ऐसे ही यही मैक्सिमम रूल मैंने था? रखा था कि 1.5 आवर में मुझे सेक्शन सी खत्म करना ही है। अगर नहीं हुआ तो मैं अभी के लिए छोड़ दूंगा, मैं बाद में आऊंगा इन बाद केस में टाइम आऊंगा। बचा। तो सेक्शन सी एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सिंपल था, सिंपल मेरे था। हिसाब से थोड़ा हाँ, सिंपल था हाँ, मेरे सिंपल लिए। था। तो अगर सेक्शन सी सिलेबस मेरा वन अगर आवर आपने सारा कवर किया है तो सिंपल लगा हाँ, होगा। सारा क्लियर किया है, तो पार्ट सी बहुत सिंपल था ऐसा देखा तो। 1.5 आवर का टाइम लिमिट रखने के बाद बावजूद मेरा 1 आवर 10 मिनट्स 15 मिनट्स में खत्म हो गया था हो पार्ट गया। सी। तो मैं फिर पार्ट बी और पार्ट ए में ज्यादा टाइम डाला। उसमें थोड़ा टाइम इसलिए गया क्योंकि मुझे यहाँ से वहां शिफ्ट किया गया। सो पार्ट ए में मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। मैंने अटेम्प्ट किया था 20 मार्क्स के और मुझे सिर्फ 10 मिले। सो उसमें मेरे बहुत नेगेटिव हो गए, क्योंकि पार्ट ए में सबसे लास्ट में किया था, और तभी मैं जस्ट देख रहा था कि 5 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, तो मैं बहुत घाई गया, मैं बहुत नेगेटिव किया था उसमें। सो वो एक मेरा मिस्टेक आपने रह गया, पार्ट क्योंकि किया था पार्ट सी से, देन पार्ट बी, देन पार्ट पार्ट। सी देन पार्ट बी एंड देन पार्ट ए सबसे लास्ट। तो जैसा सो मतलब इस स्ट्रेटजी के बारे में हम लोगों ने यूट्यूब पर काफी डिस्कशन भी किया हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो स्ट्रेटजी काफी आपको काम करती है, हेल्पफुल रहती है आपके लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के बीच में कि जैसे सेक्शन सी में आपने स्टार्टिंग का 1.5 घंटा सेलेक्ट कर रखा था। अब कई बार होता है कि हमें 30 क्वेश्चंस का आइडिया लग रहा है, ये 30 क्वेश्चंस आप करते चले गए, ये 30 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, हाँ उनमें से कौन से 25 सेलेक्ट किए जाएं? हाँ। सो तो इसमें ये उसके लिए कई बार फंसते हाँ हैं स्टूडेंट इसमें, तो हाँ, इसको एक्चुअली कैसे मैंने क्रैक क्या डाउन किया, किया आपने? हम्म। मैंने इनिशियली जो स्टार्टिंग 30 थे उसमें से हाँ, मुझे नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग 50 थे, उसमें से हाँ, मुझे 25 आ गए थे, लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चंस बचे थे। सो मैंने हाँ, उसमें से एटलीस्ट 3 मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, क्योंकि हाँ, उनमें मुझे डाउट था। सो हम्म, मैंने उनके क्वेश्चंस डीसेलेक्ट कर दिए आंसर्स, और मैं बाकी के जो 10 बचे थे वो देखने गए। तो बाकी के 10 में ना 3 फिजिकल के क्वेश्चंस थे, और वो तीनों बहुत सिंपल थे। एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था, और एक एनएमआर का क्वेश्चन था आई थिंक। ऐसे बहुत 3 सिंपल क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मेजर फोकस ये रखिए कि एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस आप एक बार तो देख लीजिए, क्योंकि आगे आगे बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सो मैंने वो 3 जिनमें डाउट था वो तीनों में डीसिलेक्ट कर दिया, और बाकी जो 3 फिजिकल के न्यूमेरिकल्स और सिंपल क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट कर दिया। तो वो एक अच्छा फैक्टर था। तो मतलब एक तरीके से जो मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन रहता है वो हाँ, मार्क काफी फॉर रिव्यू बहुत यूजफुल यूज रहा है कीजिए, यहाँ पर, कि जब आपने बहुत ज्यादा स्टार्ट यूज करना कीजिए। शुरू किया तो हाँ जैसे ही किस पे, क्योंकि ऑफलाइन जब एग्जाम होता था, मुझे याद है, मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पहली बार जब मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर में था तो एग्जाम दिया, तो सेक्शन सी में मुझे 35 क्वेश्चंस का आइडिया था, क्योंकि ऑफलाइन था, और लास्ट में हाँ, उन 35 में से 25 सेलेक्ट करने के चक्कर में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस गलत हो गए, और जबकि जो गलत जितने हाँ छोड़े थे वो सारे सही थे।
तो वो ऑफलाइन था, ऑफलाइन होने की वजह से वो जल्दीबाजी होती है लास्ट में, और मार्क फॉर रिव्यू चीजें यूज नहीं रहती हैं, कौन सा आता था कौन सा नहीं आता था, तो इसलिए मार्क हाँ, फॉर रिव्यू को भी आप अच्छी तरीके से यूज करिए। मार्क फॉर रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट रहा तो जस्ट मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। एंड में आपके पास टाइम रहा तो एक बार चेक करने का टाइम मिल ही जाता है, तो मार्क फॉर रिव्यू का बहुत ज्यादा यूज कीजिए। एंड इस बार का नेट थोड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वर्चुअल कैलकुलेटर था, इस बार साइंटिफिक कैलकुलेटर था, फर्स्ट टाइम आपने एवर। वर्चुअल कैलकुलेटर स्टार्टिंग में ही क्रैक कर लिया था कि ये है? हाँ, एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अब तक देखा नहीं था कि वर्चुअल कैलकुलेटर था, क्योंकि हाँ आफ्टर एग्जाम जब मैंने उनको कॉल किया था तो उनको लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ, वर्चुअल कैलकुलेटर का हाँ कहाँ होता है सीएसआर में, उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ फिर बाद बिल्कुल। में उन्होंने देखा कि एक्चुअली था, क्योंकि इस बार हाँ किसी को पता नहीं था कि वर्चुअल कैलकुलेटर था। मैंने हाँ जस्ट एक ऑप्शन देखा नीचे वर्चुअल कैलकुलेटर लिखा है, तो मैं सोचा जस्ट क्लिक करके देखते हैं, दिखा तो चालू हो गया, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि ऐसा कैसा हो गया। फिर मैं हाँ। मेरे को समझा कि अच्छा है इस बार। और वो जो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक पॉलीमर का, उसमें तो उसको यूज ही करना था हाँ स्क्वायर करने के हाँ लिए। हाँ, उसमें बिना उसको यूज किए हो रहा नहीं था। प्लस और एक क्वेश्चन था जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, हाँ जे हाँ वैल्यू हाँ, कैलकुलेट करके। ये तो वैल्यू मेरे फ्रेंड ने वो पूरा कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन वो स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर का जरूरत था ही, तो वो सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि उसे पता नहीं था कि वर्चुअल कैलकुलेटर आया था इस बार। सो इंटरफेस भी जस्ट एक बार देख लीजिए कि कुछ नया है, जस्ट एक बार चेक करना जरूरी है। थोड़ा सा मतलब फ्रेश रहना जरूरी है, दिमाग से थोड़ा टेंशन हाँ नहीं हाँ लेनी। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब टेंशन लास्ट फ्री के रहने दिन के में लिए। कुछ आप लास्ट में मतलब जो आपका लास्ट का एक महीना था, उस लास्ट के एक महीने में आपने क्या किया? मतलब एक महीने से पहले ही आपका अ, सिलेबस हो चुका था? हाँ 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 हाँ, हम्म, बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। तो लास्ट के 1 मंथ में मैंने तीन ही चीज का फोकस रखा था। पहले हम्म, रिवीजन करूंगा, देन रिवीजन के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, लास्ट 10 इयर्स के पेपर के वही क्वेश्चन से सॉल्व किए जिनको मैंने स्टार मार्क कर रखा था, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे क्लिक नहीं होते थे। तो वो हम्म। सब क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड उसके बाद मैंने पूरा पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया। सो यही तीन चीज पे मैंने फोकस रखा था, लास्ट के 1 मंथ सिर्फ यही किया मैंने। तो इसलिए आप जब भी पहली बार कभी भी पढ़ते हैं, तो पहली बार आपके पास जो भी असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जब भी आप उनको सॉल्व करें तो उनमें उन क्वेश्चन को जरूर मार्क कर लें जो आपको क्लिक नहीं होते हैं, जिनमें आपको हम्म प्रॉब्लम होती है, और रिवीजन के टाइम उन ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम रिवीजन करते हैं, अब ऑर्गेनोमेटालिक रिवाइज करना शुरू करिए और हम सिर्फ वही रिवाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट रिवाइज कर हाँ रहे हैं, जबकि वो तो तुमको याद है, तुम सिर्फ मार्क करके रखो कि हाँ तुम्हें रिवीजन में क्या रिवाइज करना है। हाँ, जो इजी चीजें हैं उनको रिवाइज करने का तो ज्यादा फायदा क्योंकि नहीं एंड है। टाइम पे टाइम बहुत कम पड़ेगा आपको। अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो एंड टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सके। सो सिर्फ वो ही पॉइंट्स मार्क करके रखिए जो आपको याद नहीं आते, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो वही सिर्फ रिवाइज कीजिए, मेजर फोकस उस पर ही रखिए। वैसे ही ये किया। तो सेकंड एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर इस बार जून का एग्जाम आने वाला है और अराउंड 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो क्या फोकस रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और ये मान लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक, मैं एक ओवरऑल ले लेता हूँ कि 50% सिलेबस कवर है सबका, 50% सिलेबस कवर है, और अब लास्ट के 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस पर कैसे ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ते समय उसके रिवीजन को किस तरीके से क्रैक डाउन करना चाहिए? कि असाइनमेंट्स में ऐसा हो जाता है कि 300 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिवीजन में हो सकता है किन्हीं को 4 दिन लग रहे हैं एक टॉपिक में, उसके बाद फिर उसके वो क्वेश्चन करने बैठे तो एक दिन, एक टॉपिक में कुछ लोगों को 10 दिन भी लगते हैं। हम्म। तो क्या एक हाँ ऐसा कुछ क्रैक डाउन बताइए कि कम समय में रिवीजन भी किया जा सके, और 50% सिलेबस जिन बच्चों का हो रखा है वो अगले 3 महीने किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करें? इसके बारे में आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस और क्या सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस वीडियो को देखें? सो 50% सिलेबस एक्चुअली अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। लेकिन और थोड़ा, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारे सिंपल चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बार जैसे आपने देखा गेट और सीएसआर नेट दोनों में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन है। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट बहुत सिंपल चैप्टर है। जस्ट 2-3 डेज में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और वो यूजुअली जस्ट रीड करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा वैल्यूज और मेमोरी बेस्ड चैप्टर है वो। सो ऐसे सब चैप्टर्स जो थोड़े सिंपल है, जो आपको पसंद आएंगे, ऐसे सब चैप्टर्स कवर करना बहुत अच्छा है। जैसे पॉलीमर, पॉलीमर तो 1 डे में आपका पूरा कवर भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे,
और सब हो जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है। और सरफेस केमिस्ट्री ऐसे सब छोटे छोटे चैप्टर्स जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है, सो फिजिकल के कुछ चैप्टर्स लाइक केमिकल काइनेटिक्स, ये सब चैप्टर्स हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और यूजुअली वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सेम। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो जस्ट एक बार रीड करके थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, नॉट इन डीप लेकिन थोड़ा कि बेसिक क्वेश्चंस आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी सब के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इजीली आप निकाल ले सकते हैं। तो थोड़ा और प्रिपरेशन, आई मीन थोड़ा और चैप्टर्स कवर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट के 2 मंथ्स आप न्यू चीज पढ़ना बंद कर दीजिए और जस्ट रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ही फोकस कीजिए। सिर्फ क्वेश्चंस और जो पहले पढ़ चुका है उस पे ही फोकस कीजिए, तो वही सबसे बेस्ट होगा। तो लास्ट के मतलब 3 महीने में सर का यही कहना है कि आप 1 महीने में जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कर लीजिए। एक कोई या बहुत 1.5 महीना थोड़ा ज्यादा, एक हाँ डेढ़ हाँ महीने वही, लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट, हाँ मतलब हाँ 40-50 डेज में। और लास्ट हाँ, के 1.5 से 2 महीने आप प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान सिर्फ दीजिए। रिवीजन और प्रैक्टिस, हाँ रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? और मतलब जैसे आपकी गेट में भी अच्छी रैंक है, तो आप चाहें तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप ओएनजीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस अटेम्प्ट में भी आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है और हो सकता है ज्यादा जॉब्स आए। तो ओएनजीसी की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं? और रिसर्च में जाना चाहते हैं तो क्या आपके प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आपने कहीं और भी इंटरव्यू दिया है? तो आगे का क्या फ्यूचर प्लान है सर आपका? सो मैंने अभी जस्ट दिसंबर में जो TIFR GS 2020 हुआ, 2022 का जो एग्जाम हुआ था TIFR का, वो मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। सो मेरे जस्ट यही मंथ में मेरे इंटरव्यूज खत्म हुए TIFR के। सो तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग TIFR अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए थे एंड उनका जो करंट रिसर्च एरिया चल रहा है वो मेरे रिसर्च एरिया के साथ अलाइन हो रहा है। तो मेरा प्राइमरी फोकस TIFR है, लेकिन मैं अभी भी IITs एंड IISc एंड आइसर्स को अप्रोच करूंगा। मुझे एक्चुअली जॉब में अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने का, तो मुझे PhD परस्यू करना है, क्योंकि मास्टर्स का जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है मास्टर्स का, तो उसके टाइम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग गया, क्योंकि वो एक रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है जब आप अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट करते हैं। सो मुझे वो फील्ड बहुत अच्छा लग गया, तो मुझे PhD करना है मेरी ही फील्ड में और रिसर्च कंटिन्यू करके आफ्टर माय PhD मैं सोचूंगा आगे इन रिसर्च फील्ड R&D फील्ड ही मैं जाना चाहता हूँ। और ONGC ऐसा तो मैं कुछ सोचा नहीं है, मुझे जॉब तो प्राइमरीली चाहिए नहीं, मैं यही पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ, वही है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। पूरे के थैंक यू पूरे सो मच सर। यूट्यूब एंड ऑल ओवर द इंडिया आपको देख रहे हैं और हम बहुत खुश हैं आपके लिए। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर किया है। आप थैंक यू सो मच जैसे सर। जैसे आगे बढ़ते जाओगे जिंदगी में आपको पता चल जाएगा कि यार क्या मतलब फोड़ दिया था, एक टाइम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और इससे हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो लाइफ कैरियर है वो एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपने थैंक यू वो सो मच एक सर। टर्न ले लिया है। और ये टर्न जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आप बहुत मेहनती स्टूडेंट है और बिना मेहनत के तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। और बहुत लंबा समय आपने दिया है, 1 साल समय देने के बाद अक्सर लोग अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से बदल देते हैं। आपने भी वैसी बदली है। और आपने मतलब क्या किन को आप श्रेय देना चाहेंगे अपने इस पूरे के पूरे अचीवमेंट का? अपने फ्रेंड्स का? क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त थे या फिर फैमिली का? किसको आप अपना एक्चुअली पूरा जो ये श्रेय है किससे देना चाहेंगे? ओके, सो मैं मैडकेम क्लासेस का बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैडकेम क्लासेस को, फॉर माय गेट एंड CSR नेट ऑल इंडिया रैंक 12 रिजल्ट। सो बिग थम्स अप टू मैडकेम क्लासेस, थैंक यू सो मच। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई केमिस्ट्री वाला नहीं है, लेकिन सारे मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं केमिस्ट्री, मतलब अरे तन्मय का रिजल्ट कितना अच्छा है, और कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहते हैं। सेकेंडली मेरे फैमिली ने मुझे कॉन्स्टेंटली ये किया कि नहीं तू जॉब के लिए मत जा, तू पढ़ाई पे फोकस कर, क्योंकि मुझे इनिशियली एक ऐसा ये आ गया था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब शायद ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके साथ में पढ़ाई देखूंगा। सो मेरे पेरेंट्स और ने बहुत ये किया कि नहीं जॉब पे नहीं फोकस करना, अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। एंड थर्डली जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है जो केमिस्ट्री के लिए बनाते हैं यूट्यूब पे, मैडकेम, जो भी ऐसे सब कंटेंट क्रिएटर्स है स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, उनको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ऑनलाइन बदौलत मुझे प्लेटफॉर्म बहुत से भी इन्फॉर्मेशन मिले। अब बड़े लेवल पर सपोर्ट हमें मिलता है, हाँ हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा पहले ऐसा कंटेंट नहीं मिला था। मुझे। 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ एक्चुअली सर, लेकिन एक्चुअली अब काफी ये सारा ऐसा लॉकडाउन और कंटेंट इससे पहले रहता भी है थे। और काफी हाँ यही गाइडेंस भी लॉकडाउन और ये अवेलेबल पीरियड रहती में। है। और आपकी ये वीडियो भी हाँ एक हाँ काफी सर, गाइडेंस का काम करेगी यूट्यूब पर सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच तन्मय, हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू सर। वी आर विशिंग यू अ हाँ सर, वेरी वेरी ग्रेट एंड वेरी वेरी ग्रेट फ्यूचर अहेड। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर।
थैंक यू तो सर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आप सभी के साथ जल्द मिलेंगे आगे किसी इंटरव्यू के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।